गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। WFI अध्यक्ष से परेशान विनेश आत्महत्या करने वाली थी, फोगोट बोली यही मैट लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ब्रजभूषण ने कहा मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। जी हां दोस्तों, यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इंडियन ओलंपिक संघ को लिखे लेटर में पहलवानों ने आरोप लगाया कि जब टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगट मेडल से चूक गई थी, तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें मानसिक तौर पर इतना परेशान किया कि विनेश ने सुसाइड का मन बना लिया था। विनेश ने धरना स्थल पर कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। हम यहीं जंतर मंतर पर मैट लगाकर अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। हमने अपने इशू खेल मंत्री के सामने रखे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर हम असंतुष्ट थे। उन्होंने हमें शाम को फिर बुलाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने वाली फाइल दोबारा LG को भेजी। कहा यह सामंतवादी सोच है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान कम होती नजर नहीं आ रही है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला दोनों के बीच उलझा हुआ है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार ने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी की है, जिसकी फाइल उपराज्यपाल के यहाँ स्वीकृत नहीं हुई। इस पर दिल्ली सरकार ने फाइल दोबारा LG को भेजी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि फाइल को तत्काल मंजूरी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि LG टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बने। सरकार का कहना है कि LG को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि LG का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने LG पर काम में रुकावट डालने के आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों की शिक्षा में बाधा डालना LG की सामंतवादी सोच दर्शाता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव दोबारा LG के पास भेजा है। इस ट्वीट में सिसोदिया ने चिट्ठी के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शुकेश से BMW से मिलने जाती थी तिहाड़, एक मीटिंग के मिलते थे 1.5 लाख, हैरान कर देगा खुलासा। जी हां दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चलते जैकलिन लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। अक्सर इसी मामले में वह सुर्खियों में रहती है। दोस्तों, जैकलिन के अलावा एक और अभिनेत्री है जो सुकेश चंद्रशेखर के चलते कानूनी पचड़े में फंस चुकी है और वो है नोरा फतेही। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन दोनों अभिनेत्रियों के अलावा एक और एक्ट्रेस है जिसका नाम अब सुकेश चंद्रशेखर के ठगी मामले में सामने आया है। ये एक्ट्रेस अक्सर महाठग से मिलने तिहाड़ जेल जाती थी। जी हां दोस्तों, मामले में हुए नए खुलासे बेहद हैरान करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। भतीजे से सुलह के बाद बदले शिवपाल यादव के सुर। जी हां दोस्तों, भतीजे अखिलेश यादव के साथ सुलह के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह के सुर अब बदल गए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक और समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया है और सपा पार्टी उनकी है। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्हें अभी तक सपा में कोई पद नहीं मिला है, शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे और सपा अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें अपना नेता स्वीकार कर रहा हूं। उनकी तरह मैं भी सपा का विधायक हूं। सपा मेरी पार्टी है और मैं पहले पदों पर भी रहा हूं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के लोग संघर्ष के पद पर निकलेंगे और निश्चित है कि अब लंका जलेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का मोर्चा बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सपा अकेले उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। IPL 2023 में होगी ऋषभ पंत की वापसी। कोच रिकी पोंटिंग के इस बयान ने मचाया अचानक तहलका। जी हां दोस्तों, IPL 2023 में ऋषभ पंत की वापसी होने जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने फैंस को खुशखबरी सुनाते हुए यह बड़ा खुलासा किया है। रिकी पोंटिंग के इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने कहा कि अगर ऋषभ पंत टूर्नामेंट में खेलने के लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो भी वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी
यानी कि आईपीएल 2023 के लिए बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। 30 दिसंबर को 25 वर्षीय ऋषभ पंत बाल बाल बच गए जब उनकी कार दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर एक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले के मंगलोर और नरसन के बीच भीषण कार दुर्घटना हुई थी। कई चोटों के इलाज के लिए उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहा जा रहा है कि 1 साल तक वे मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस खबर ने फैंस के लिए राहत की सांस दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की कर दी घोषणा। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह अगले महीने इस्तीफा देगी। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में कहा, मेरे लिए समय आ चुका है, अगले 4 वर्षों तक काम करने की मेरे पास क्षमता नहीं है। अर्डन 2017 में एक गठबंधन सरकार की प्रधानमंत्री बनी, फिर 3 साल बाद चुनाव में व्यापक जीत के लिए सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी का नेतृत्व किया, मगर हाल ही के चुनाव में उनकी पार्टी और व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट देखी गई। संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश से लौटने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में उन्होंने लेबर के वार्षिक कॉकस रिट्रीट को बताया कि ब्रेक के दौरान उन्हें लगा था कि नेता के रूप में खुद को जारी रखने के लिए ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की शंकराचार्य से तुलना की, कहा उनके बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा है कि वह शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर में एंट्री कर ली। आज दूसरा दिन है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे। वह तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वह कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं आपको अपने खून से लिखित में देने जा रहा हूं कि आतंकवाद जिंदा है और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा पक्का नहीं है कि अभी भी जिंदा है व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुरुवार को सुबह अपने भाषण में कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जीवित हैं या नहीं। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम यूक्रेनी ब्रेकफास्ट में यह टिप्पणी तब की जब उन पर यह जानने का दबाव डाला गया कि शांति वार्ता कब शुरू होगी। हालांकि जेलेंस्की की टिप्पणी का एक वीडियो ट्विटर पर सामने आया है। इस पर रूसी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति न तो रूस और न ही पुतिन का अस्तित्व में रहना पसंद करेंगे। ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में जेलेंस्की ने कहा कि अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि किससे और किस बारे में बात की जाए। मुझे यकीन नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति जो अभी अभी हरे रंग के स्क्रीन के सामने दिखाई देते हैं ठीक हैं, मुझे पता नहीं कि क्या वे जीवित भी हैं, क्या वे निर्णय ले रहा है या कोई और ही फैसले ले रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, लगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाना है। दोनों ही टीमें मुकाबले के लिए रायपुर पहुंच चुकी है, लेकिन दोस्तों दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम पर हैदराबाद में पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए बड़ा जुर्माना लगाया गया। टीम इंडिया पर मैच फीस का 60% जुर्माना लगाया गया है। मैच रेफरियों के एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल के जवागल श्रीनाथ ने यह जुर्माना लगाया है। भारत को बुधवार को सीरीज के शुरुआती वनडे में निर्धारित समय में फेंके जाने वाले ओवरों में 3 ओवर पीछे पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने एक बयान में कहा कि न्यूनतम ओवर गति संबंधित उल्लंघन से संबंधित खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुबंध 2.22 के अनुसार निर्धारित समय में टीम के प्रत्येक ओवर विफल होने के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 20% यानी कि 3 ओवर कम करने पर 60% जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में पेशाब केस, एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड। आरोपी के वकील बोले 4 महीने का बैन गलत है। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक डीजीसीए ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है। दरअसल दोस्तों इस मामले की जांच के लिए एयर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी
जिसने शंकर के एयरलाइन में ट्रेवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेयी ने एयरलाइंस के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अक्षत ने कहा है कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B थी ही नहीं। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट है। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट करेगी 12,000 कर्मचारियों की छटनी, फुल वर्कफोर्स का 6%। जी हां दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पूरी दुनिया में अपने 12,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। गूगल के सीईओ ने स्टॉक मेमो में बताया कि कंपनी अल्फाबेट 12,000 लोगों की छटनी करने जा रही है, जो उसके ग्लोबल वर्कफोर्स का 6% है। गूगल के मुताबिक पूरी दुनिया में इस छटनी से गूगल के कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन अमेरिका में गूगल के कर्मचारियों पर इसका असर फौरन पड़ेगा। 2 दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी 10,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया था। हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियां छटनी करने में जुटी है। दोस्तों, गूगल की इस छटनी में सभी टीम प्रभावी होंगी, जिसमें रिक्रूटमेंट के साथ कॉर्पोरेट फंक्शन के अलावा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट्स टीम भी शामिल है। गूगल ने कहा कि छटनी वैश्विक स्तर पर की जा रही है और अमेरिका में इसका असर फौरन देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों गूगल में भी नौकरियां जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पाकिस्तान को लेकर किया दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली पर कहा कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कामना की कि चाहे पीओके हो या फिर पाकिस्तान हो, कोई संकट में ना रहे, सब सुखी हो, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ पाए, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो पाए कि हम यही कामना करेंगे। इसके साथ ही चाइना के बार बार भारत को आंख दिखाने के सवाल पर कहा कि उसे भारत की ताकत अच्छी तरह मालूम है, मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था के जानकार यह मानने लगे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कैंसर की सुनामी की चेतावनी, भारतीय तुरंत बदलें यह आदतें। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक नामी कैंसर रोग विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी घातक बीमारियों की सुनामी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने इसकी वजह ग्लोबलाइजेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बूढ़ी हो रही जनसंख्या और भारतीय आबादी के बीच तेजी से बढ़ रही खराब लाइफ स्टाइल बताई है। उन्होंने इस सुनामी को रोकने के लिए मेडिकल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अमेरिका के ओहियो स्थित क्लीवलैंड क्लिनिक के हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जामे अब्राहिम ने यह भी कहा है कि भारत में जिस तरह से गंभीर बीमारियां बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो इसकी रोकथाम और उपचार पर तेजी से काम शुरू करे। भारत को कैंसर के टीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा डिजिटल तकनीक को एडवांस करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सीजी के मंत्री का चैलेंज, बोले राज्य में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा वरना आप पंडिताई छोड़ें। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्म परिवर्तन संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्म परिवर्तन के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में है, वे यहाँ राम कथा करने पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया और कहा कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्मों में जाने देने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा। लखमा ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 60,621 पर बंद, निफ्टी 80 अंक टूटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर रहा। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 60,621 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंकों की गिरावट के साथ 18,027 पर पहुंच गया। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई है। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट रही, वहीं 9 शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, JSW स्टील, HDFC लाइफ और बजाज फिनसर्व समेत निफ्टी के 36 शेयरों में गिरावट रही। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, HDFC बैंक, HDFC, ITC, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स समेत निफ्टी 50 के 13 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बोनेट पर युवक को लटकाकर कार दौड़ाती रही महिला, 1 किलोमीटर बाद रुकी तो युवक के दोस्तों ने कार के शीशे तोड़े, टक्कर लगने पर हुआ था विवाद। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में एक महिला ने कार के बोनेट पर एक युवक को लटकाकर कार को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। यह घटना ज्ञान भारती नगर इलाके की है, लेकिन कब की है यह स्पष्ट नहीं है। वीडियो में नजर आ रहा है कि टाटा नेक्सन और मारुति स्विफ्ट कार एक दूसरे से टकरा गई। टाटा नेक्सन को प्रियंका नाम की महिला चला रही थी, स्विफ्ट कार को दर्शन चला रहा था। कार की टक्कर के बाद दोनों में कहासुनी हुई। महिला ने युवक को बीच वाली उंगली दिखाते हुए अश्लील इशारे किए। इसके बाद वह भागने लगी, तभी दर्शन उसे रोकने के लिए आगे आ गया, लेकिन महिला ने कार से उसे टक्कर मार दी। अपनी जान बचाने के लिए दर्शन कार के बोनेट पर चढ़ गया। आरोपी महिला इस दौरान रुकी नहीं, बल्कि कार को और रफ्तार में चलाने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसपास के लोग महिला को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं रही है। करीब 1 किलोमीटर बाद वह रुकी। इस दौरान पीड़ित युवक के दोस्तों ने आरोपी महिला की कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने दर्शन और उसके दोस्तों के खिलाफ IPC की धारा 354 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होते ही बिलबिलाया मक्की, बोला मैं तो ओसामा से कभी मिला तक नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की ने लाहौर की कोट लखपत जेल से एक वीडियो जारी किया। मक्की ने इस वीडियो में कहा कि मेरा मानना है कि मेरी लिस्टिंग का आधार भारत सरकार की गलत सूचना पर आधारित है। मैं ओसामा बिन लादेन, आयामान अल जवाहरी या अब्दुल्ला आजम से कभी नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रचार रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है। मक्की ने अल कायदा के विचारों और कार्यों की भी निंदा की और कहा कि कायदा जिस चीज में विश्वास करते हैं मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूं। उन्होंने UNSC के फैसले पर खेद जताते हुए कहा कि इन लिस्टिंग के संबंध में न तो कोई उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और न ही जानकारी दी गई है। विशेष रूप से मक्की सहित पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के अथक प्रयासों को अंततः वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। सूत्रों के अनुसार भारत ने 2021-22 के दौरान अपने संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकता पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूची बनाई थी। 2022 में 1267 के तहत पद नाम के लिए भारत द्वारा कुल 5 नाम प्रस्तुत किए गए थे। अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ असगर, साजिद मीर, शाहिद महमूद और तहलका सैयद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने पीएम को बताया शैतान, हरिप्रसाद बोले मोदी कहते हैं मुसलमानों को विश्वास में लें, यह शैतान के उपदेश देने जैसा है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा परिषद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने पार्टी के नेताओं को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के दौरान वे इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों 16-17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिम समुदायों के बोहरा, मसमंदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। इससे करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमंदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमंदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ का बड़ा खुलासा, बताया पाकिस्तान की कंगाली के पीछे कौन 2 शख्स हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा है कि देश में मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख जिम्मेदार हैं। उन्होंने 2018 के आम चुनाव में धांधली कर इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में बैठाया। पाकिस्तान की जियो न्यूज के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद
बाजवा और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने अपनी निजी इच्छाओं और सनक के चलते पाकिस्तान को संकट में धकेलने का काम किया। पाकिस्तान के वरिष्ठ PMLN नेताओं के एक मंत्रिमंडल के साथ बैठक के बाद गुरुवार को लंदन में शरीफ ने मीडिया से बातचीत में PMLN की सार्वजनिक सभा में अपने 2016 के गुजरावाला भाषण को याद किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि अधिकारी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार बनाने के लिए चुनाव में धांधली करने की साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज की माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट है हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म मानने वालों के प्रथम गुरु का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं उनका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।